नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और डेली करंट अफेयर प्रोग्राम की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए आपका पहला प्रश्न, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के बारे में सही विकल्प का चयन करें। तो ये है क्या? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, GBBC। यह एक वार्षिक 4 दिवसीय आयोजन है जिसमें दुनिया भर के सभी आयु वर्ग के पक्षी प्रेमियों को पक्षियों की गिनती करने में भाग लेने का मौका मिलता है, ताकि पक्षियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। इसे 1900 दूसरा कथन क्या कह रहा है? इसे 1998 में कार्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी और नेशनल आर्डबोन सोसाइटी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो सही विकल्प का चयन करना है, तो इसमें से हमारा दोनों विकल्प सही हैं। चलिए आगे देखें इसके व्याख्या को। तो नागरिक विज्ञान और पक्षी दर्शन के प्रति उत्साह के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में भारत वार्षिक ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में एक प्रमुख भागीदारी के रूप में उभरा है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के बारे में देखें तो एक 4 दिवसीय कार्यक्रम है जो वार्षिक रूप से आयोजित होता है, जिसमें दुनिया भर के सभी आयु वर्ग के पक्षियों की गिनती करने में भाग लेने का मौका मिलता है, और ताकि इससे जो है पक्षियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। जैसा कि पता है आप लोगों को कि पक्षी जो है हमारे पर्यावरणीय संतुलन में किस तरीके से अहम भूमिका निभाते हैं। पक्षियों के मार्फत से जो है विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कीट जो होते हैं उनका संतुलन बना रहता है, पक्षियाँ खाते रहते हैं। साथ ही पक्षियाँ जो है विभिन्न प्रकार के जानवरों के भोजन में भी काम आते हैं। पक्षियों के द्वारा जो है पौधों का पौधे के बीजों का जो है आदान प्रदान होता है, अपने चोंच में दबा करके या फर में दबा कर समेट करके कहीं दूर ले जाती हैं और वहाँ गिरा देती हैं, तो पौधे निकल आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए पक्षियों का जो है संरक्षण किया जाए। इसे जो है 1998 में कार्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी और नेशनल आर्डबोन सोसाइटी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो किसके द्वारा? नेशनल आर्डबोन सोसाइटी द्वारा और कार्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी द्वारा। कब किया गया था? 1998 में। इसकी स्थापना शोधकर्ताओं को पक्षियों की स्थिति तथा उनका एवं पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में अधिक बनाने में सहायता करने के लिए की गई थी। 4 दिवसीय कार्यक्रम में एक या अधिक दिनों में प्रतिभागी कम से कम 15 मिनट तक पक्षियों की गिनती करते हैं, उनके देखे जाने की सूचना ऑनलाइन देते हैं। कौन भाग ले सकता है इसमें? तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में कोई भी भाग ले सकता है, चाहे वह पक्षी देखने वाला शुरुआती हो या विशेषज्ञ। कोई भी अपने घर के पिछवाड़े से या दुनिया के किसी भी कोने से भाग ले सकता है, तो आप भी भाग ले सकते हैं। इसके महत्व की बात कर ले तो GBBC के दौरान प्रस्तुत प्रत्येक चेकलिस्ट में से कार्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी और नेशनल आर्डबोन सोसाइटी के शोधकर्ताओं को यह जानने में मदद मिलती है कि देश भर में पक्षी कैसे वितरित हैं, वे आवास और मौसम में परिवर्तन से कैसे प्रभावित होते हैं। भारत और ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के बारे में देखें तो भारतीय पक्षी विज्ञानी 2013 से GBBC में भाग ले रहे हैं। कब से ले रहे हैं? 2013 से। भारत में GBBC का समन्वय बर्ड काउंट इंडिया समूह द्वारा किया जाता है, जो पक्षियों, प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले कई समूहों और संगठनों का एक समूह है। तो भारत जो है इसमें 2013 से भाग ले रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखें। पेम्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है।
इसे वर्ष 1983 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। तो ये जो है पहला हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि कर्नाटक में नहीं है, केरल में है, और 83 में जो है इसे वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। पूछ क्या रहा है, सही ऑप्शन का चयन करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखें। तो हाल ही में पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने पेम्पारा वन्यजीव अभयारण्य में वास्तविक समय निगरानी और नेटवर्किंग प्रणाली को लागू किया है। तो एक दूरबीन जैसा जो है कुछ स्थापित किया गया है, जो वहाँ पर निगरानी करेगा। यह एक वायरलेस नेटवर्किंग प्रणाली है जो वन कर्मचारियों को संचार सुविधा प्रदान करती है। इसमें रेडियो तरंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दूर दराज के क्षेत्रों से कैमरों की लाइव स्ट्रीमिंग संभव होती है। यह सिस्टम वन्यजीव निगरानी, मानव वन्यजीव संघर्ष समाधान और वन संरक्षण में मदद करेगी। तो क्या लगाया गया है, वायरलेस नेटवर्किंग प्रणाली लगाया गया है रियल टाइम स्थिति जानने के लिए। इस प्रणाली का पहला चरण 2016-17 में पेरियार टाइगर रिजर्व में लागू किया गया था। वर्ष 2020 में इसका दूसरा चरण हुआ, जिससे निगरानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ। इस प्रणाली ने अवैध शिकार और वन विरोधी गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तकनीकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं तो निगरानी प्रणाली में उन्नत पैन टिल्ट जूम कैमरे लगाए गए हैं। PTZ आजकल देख रहे होंगे डिजिटल रूप में जो कैमरे यूज होते हैं, पैन टिल्ट जूम है। ये कैमरे 360 डिग्री व्यू और 45x ऑप्टिकल जूम जैसी उन्नत सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन कैमरों को कन्नी थाडम सेक्शन ऑफिस, पेम्पारा रेंज मुख्यालय और तिरुवनंतपुरम में वन्यजीव वार्डन के कार्यालय से नियंत्रित किया जाएगा। पेम्पारा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देख लें तो यह अभयारण्य केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1983 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। यह अभयारण्य 53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अभयारण्य निम्न पर्वतीय और मध्य पर्वतीय पश्चिमी घाटों का हिस्सा है। सह्याद्री जिसे बोलते हैं ना। इस अभयारण्य में प्रमुख चोटियाँ चेम्मुन, जिमोट्टई, अथिरुमलाई अवस्थित है। यह क्षेत्र करमाना नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। तो करमाना नदी है जो तिरुवनंतपुरम शहर के लिए जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। इस अभयारण्य में सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में स्तनधारियों की 43 प्रजातियां, पक्षियों की 233 प्रजातियां, सरीसृपों की 46 प्रजातियां, उभयचरों की 13 प्रजातियां और मछलियों की 27 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ बाघ, हाथी, गौर, तेंदुआ, हिरण, नीलगाय और लंगूर जैसे कई महत्वपूर्ण स्तनधारी जीव मिलते हैं। अगला प्रश्न देखें तो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा, इटली। तो ये इटली में आयोजित होगा। क्या है? स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम। ठीक है, 2025 के स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम में भारत की ओर से 49 सदस्यीय दल प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। इटली के ट्यूरिन में कहाँ पर आयोजित होगा? ट्यूरिन में, इटली में। 8 मार्च 2025 से 15 मार्च 2025 तक आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता शिरकत करने वाले भारतीय दल में 30 एथलीट और 19 लोगों का सपोर्ट स्टाफ शामिल है। भारतीय खिलाड़ी 6 खेल प्रतिस्पर्धाओं अल्पाइन स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, फ्लोरबॉल, शॉर्ट ट्रैक, स्पीड स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग और स्नो स्विंग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह भव्य प्रतियोगिता इस साल का सबसे बड़ा खेल आयोजन होगा, जिसमें भारी संख्या में एथलीट, सपोर्ट स्टाफ और अन्य लोग अपनी भूमिका निभाते नजर आएंगे। इसमें बौद्धिक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों की अविश्वसनीय प्रतिभा और लचीलापन देखने को मिलेगा।
इन खेलों के माध्यम से विश्व स्तर पर समावेशन को बढ़ावा भी मिलेगा। इसमें लगभग 102 देशों के 1500 से अधिक खिलाड़ी जो है इसमें भाग लेने वाले हैं। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम के 12वें संस्करण में 8 खेल प्रतिस्पर्धाएं शामिल हैं। इनमें 102 देशों के 1500 से अधिक एथलीट 621 अपने कोचों की देखरेख में अपना जौहर दिखाएंगे और उनके खेल का लुत्फ उठाने के लिए 1 लाख दर्शकों के आने की उम्मीद है। विंटर गेम्स 2025 के दौरान एथलीटों, परिवारों और दर्शकों के लिए स्पेशल ओलंपिक ग्लोबल यूथ लीडरशिप समिट, हेल्दी एथलीट स्क्रीनिंग और मोटर एक्टिविटी ट्रेनिंग प्रोग्राम सहित अतिरिक्त खास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। भारत की भागीदारी का एक समृद्ध इतिहास रहा है। बात करें तो वर्ल्ड विंटर गेम्स में भारत की भागीदारी का एक समृद्ध इतिहास रहा है और उसने पिछले संस्करणों में प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान विंटर गेम्स की विभिन्न खेल स्पर्धाओं में 73 स्वर्ण और 49 रजत और 45 कांस्य सहित 167 पदक अर्जित किए थे। अगला प्रश्न देख लें तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। राइट आंसर हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। संरक्षित वन क्षेत्र है। वो लखीमपुर के पास ही पड़ता है। तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व का ही ये भाग है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता, वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है। भौगोलिक स्थिति के क्षेत्रफल के बात करें तो उत्तर प्रदेश बहराइच जिला भारत नेपाल सीमा के निकट स्थित है। भारत के उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा के मैदान में स्थित है। यह अभयारण्य गेरुआ नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सा नदी है? गेरुआ नदी, जो इसे नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क से जोड़ता है। तो नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क है। इतिहास और स्थिति की बात कर ले तो 1975 में स्थापित यह तराई क्षेत्र में 400.6 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। 1987 में बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। चलिए वनस्पतियों की बात कर ले तो यहाँ पर वनस्पतियाँ जो है अभयारण्य में एक समृद्ध तराई पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें साल, सागौन के जंगल, हरे भरे घास के मैदान, दलदल और आर्द्र भूमि शामिल है। यहाँ पर प्रमुख वृक्ष प्रजातियों की बात करें तो साल है, असना है, हल्दू है और गम्मार है। और इसके ये वैज्ञानिक नाम है। साल का वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा, असना का टर्मिनलिया अटाला, हद्दू का एडिना कार्डिफोलिया, गम्हार का गमेलिना अर्बोरिया। जीव जंतु की बात करने तो कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जिनमें शामिल हैं बंगाल टाइगर, भारतीय हाथी, गैंडा, दलदली हिरण, हिस्पिड, हरे बंगाल फ्लोरिकन और सफ़ेद पीठ वाले और लंबी चोंच वाले गिद्ध। अभयारण्य से होकर बहने वाली गैरवा नदी को मगर और घड़ियाल मगरमच्छों के लिए संरक्षित आवास के रूप में नामित किया गया है। यह भारत के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। भौगोलिक महत्व की बात कर ले तो कतरनिया घाट वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में भारत में दुधवा और किशनपुर बाघ अभयारण्यों और नेपाल में बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान के बीच पारिस्थितिक संपर्क प्रदान करता है। यह गलियारा भारत और नेपाल के बीच वन्य जीवों के प्रवास और आनुवंशिक आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न देख लें तो सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन IAAL के उपाध्यक्ष पद के लिए किस देश को चुना गया है? तो यूक्रेन, रूस, अमेरिका
और भारत। किसे चुना गया है उपाध्यक्ष पद के लिए? भारत को। ठीक है, और है क्या ये? सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन, जिसमें भारत उपाध्यक्ष के रूप में काम करेगा, शिरकत करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन नौवहन के लिए, समुद्री सहायता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। हाल ही में भारत को सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1957 में एक गैर सरकारी संगठन के रूप में की गई थी। 2024 में 34 राज्यों द्वारा अनुमोदित एक कन्वेंशन के आधार पर इसकी स्थिति को आधिकारिक तौर पर गैर सरकारी संगठन से बदलकर अंतर सरकारी संगठन कर दिया गया है। तो 2024 में ये अंतर सरकारी संगठन हो गया, यानी सरकारें जो है भाग लेंगी, एक दूसरे देश की सरकारें जो है इसमें भाग लेंगी। इसमें 200 सदस्य हैं, जिनमें से 80 राष्ट्रीय प्राधिकरण है और 60 वाणिज्यिक फर्म है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक समुद्री नेविगेशन प्रणालियों में सामंजस्य स्थापित करना, समुद्री सुरक्षा पहलों को बढ़ावा देना तथा समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए सदस्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योग हितधारकों के साथ सहयोग करना। अभी देख रहे होंगे कि किस तरीके से रेड सी और कैस्पियन सी में जो है घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर मार्ग बाधित हो रहे हैं। सुएज नहर का भी वही हाल है, पनामा कैनाल के पास भी वही हाल है। तो जो सी रूट है, जो नॉर्थ अमेरिका से घूम करके आता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सिंगापुर की अवस्थिति कहाँ पर है? यहाँ हमारा मान लीजिए भारत है, ठीक है, तो सिंगापुर लगभग इस दिशा में है। तो जो यूरोप से या अन्य कहीं देश से सिंगापुर होते हुए जो नौकायन होती हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो मुख्यालय इसकी बात कर लें तो सेंट जर्मेन एल ले फ्रांस में इसका मुख्यालय है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो अभी जब हमारा 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था तो देखा आप लोगों ने कि मुख्य अतिथि के रूप में प्रबोवो सुबियांतो हमारे देश में आए थे। कहाँ के थे? इंडोनेशिया के थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं? अब ये देखिए, म से सारे देश आपको मिल रहे हैं, यही कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में। मलेशिया, मोरक्को, मालदीव, मॉरिशस, सारे म से हैं, लेकिन राइट आंसर सिर्फ एक है। कौन सा? मॉरिशस। चलिए बात करें तो चर्चा में क्यों है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम, तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? नवीन राम गुलाम ने इस यात्रा की घोषणा की और भारत मॉरिशस के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया है। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस का महत्व क्या है? तो मॉरिशस हर साल 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, जो 1968 में ब्रिटिश शासन से मिली स्वतंत्रता की वर्षगांठ का प्रतीक है। तो कब आज़ाद हुआ था मॉरिशस? 1968 में, वर्षगांठ का प्रतीक है। पीएम मोदी की उपस्थिति भारत और मॉरिशस की ऐतिहासिक मित्रता को सुदृढ़ करेगी। जाहिर सी बात है, जब एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के दोस्त बनते हैं, करीब आते हैं, तो देश में भी आर्थिक संबंधों में, राजनीतिक संबंधों में, सांस्कृतिक संबंधों में कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं। पूर्व भारतीय गणमान्य व्यक्तियों की भागीदारी की बात करें, मतलब इससे पहले, मोदी जी से पहले कौन कौन गए हैं? तो 2023 में आप लोगों को याद होगा हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी, जिससे भारत मॉरिशस के मजबूत कूटनीतिक संबंधों की पुष्टि हुई थी।
भारत मॉरिशस संबंध की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी है। आर्थिक और व्यापारिक सहयोग की बात करें तो भारत मॉरिशस का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और समग्र आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते यानी CECPA जैसे समझौतों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया है। बुनियादी ढांचा और विकास की बात करें तो भारत मॉरिशस में प्रमुख परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करता है, जैसे मेट्रो, एक्सप्रेस प्रोजेक्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भवन का नवीनीकरण और सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो ये सब भारत जो है मॉरिशस में बनवाया है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग, तो समुद्री सुरक्षा और सैन्य प्रशिक्षण और नौसेना सहयोग के माध्यम से मॉरिशस की सुरक्षा को मजबूत करना है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध की बात करें तो मॉरिशस की 70% आबादी जो है भारतीय मूल की है, जिससे दोनों देशों के बीच मजबूत भाषाई और सांस्कृतिक संबंध बने हुए हैं। भोजपुरी, हिंदी, तमिल व्यापक रूप से बोली जाती है। अब मॉरिशस की अवस्थिति की बात करें तो ये मेडागास्कर है, ठीक है, ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर के बगल में ये देख रहे होंगे, तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, ये अफ्रीका, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किधर साइड में है? पूरब साइड में, ठीक। और ये इंडियन ओशन से इसकी सीमा लगती है। ये एक द्वीपीय देश है और इसकी कैपिटल पोर्ट लुइस है। करेंसी की बात करें तो मोर्टियन रुपीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा कब अस्तित्व में आया? तो विदेशों से जो मुद्रा प्राप्त होती है, डॉलर में, यूरो में, येन में, उनका प्रबंधन करना है। गैर गतिविधि या अवैध रूप से जो है भारत में ना आ पाए, उसको ये देखता है। अधिनियमित करने के लिए पहले लाया गया था फेरा, वो लाया गया था 1973 में, लेकिन उसको प्रतिस्थापित करके, उसमें कुछ खामियां थी तो प्रतिस्थापित करके फेमा लाया गया। ये कब लाया गया? 1993 में, अरे 1999 में। तो ये राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अभी देख रहे होंगे न्यूज में बना हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप जी बोल रहे हैं कि हमें जो है भारत में इलेक्शन का परसेंटेज बढ़ाने के लिए, यानी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और भारत जो है खुद सक्षम है। तो अभी प्रवर्तन निदेशालय जो है एक्टिव हुई है और वो जांच करने में जुटी है कि क्या भारत में पैसे आ रहे थे या नहीं आ रहे थे। तो इसके तहत जो है कार्रवाई करने की भी बात कर रही है और BBC पर भी जो है फेमा के तहत जो है जुर्माना लगाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है हमारे लिए। चलिए देखें, तो ये रहा न्यूज। 2 years आफ्टर रजिस्टरिंग केस ओवर फेमा वायलेंस, ED स्लैप्स 3.44 करोड़ पेनाल्टी ऑन BBC इंडिया। तो BBC इंडिया पर कितना पेनाल्टी लगा है? 3.44 करोड़ रुपए का। चलिए बात करें, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ED ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 के कथित उल्लंघन के लिए BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया BBCWS इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाते हुए एक निर्णय आदेश जारी किया है। BBCWS इंडिया, जिसे 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो FDI क्या है, ये हमने पिछले सेशन में बताया था, आप वीडियो देखिएगा। को भारतीय नियमों का उल्लंघन करते पाया गया, जो सरकारी
अनुमोदन मार्ग के तहत डिजिटल मीडिया संस्थानों के लिए 26% FDI की सीमा को अनिवार्य करता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 के बारे में देखें तो इसे विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम फेरा 1973 को प्रतिस्थापित करके विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम जो है फेरा को 1973 को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसे बहुत प्रतिबंधात्मक माना जाता था। 1990 के दशक में भारत के आर्थिक उदारीकरण के जवाब में अधिनियमित किया गया था और इसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को सुनिश्चित करते हुए बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना था। भारतीय रिजर्व बैंक और प्रवर्तन निदेशालय फेमा को लागू करने वाले प्राथमिक नियामक हैं। तो कौन कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक और प्रवर्तन निदेशालय। फेमा के प्रमुख प्रावधान की बात कर रहे तो चालू और पूंजी खाता लेन देन। बैंक में दो तरीके के अकाउंट खोले जाते हैं ना, एक सेविंग अकाउंट, ठीक है, और एक होता है करेंट अकाउंट। इसी को हम लोग कासा भी बोलते हैं, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट इकोनॉमी की भाषा में, ठीक है। जबकि चालू तो करेंट अकाउंट में जो होता है ये चालू लेन देन होता है और सेविंग अकाउंट में जो आप पैसे जमा करते हैं। चालू और पूंजी खाता लेन देन। जबकि चालू खाता लेन देन व्यापार, धन प्रेषण आदि आमतौर पर अनुमत है। पूंजी खाता लेन देन विदेशी परिसंपत्तियों, ऋण उपकरणों आदि में निवेश के लिए RBI की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर पूंजी खाता लेन देन के लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? RBI की। विदेशी मुद्रा होल्डिंग्स का विनिमय। फेमा भारतीय निवासियों को निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर विदेशी मुद्रा रखने की अनुमति देता है, लेकिन अनधिकृत लेन देन को प्रतिबंधित करता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI पर प्रतिबंधित। फेमा RBI और सरकारी नीतियों के माध्यम से भारत में FDI के अंतर्वाह और बहिर्वाह को नियंत्रित करता है। इसीलिए जो है BBC पर जुर्माना लगाया। अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान है। तो उल्लंघनकर्ताओं को मौद्रिक जुर्माना, संपत्ति जब्ती और गंभीर मामलों में धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। चलिए, उल्लंघन के लिए दंड। फेमा एक सिविल कानून है जिसका अर्थ है उल्लंघन के परिणाम स्वरूप मौद्रिक दंड लगाना है, न कि आपराधिक आरोप। ED उल्लंघन में शामिल राशि से 3 गुना तक जुर्माना लगा सकता है। अपराधों का समझौता यानी फेमा उल्लंघनों को RBI के देखरेख में समझौता प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जा सकता है, जिससे लंबी मुकदमेबाजी से बचा भी जा सकता है। अगला प्रश्न देखें और ये सेशन का लास्ट प्रश्न है। हाल ही में किसे भारतीय प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव के रूप में चुना गया है? अब यहाँ 5 ऑप्शन टाइप हो गए हैं, कोई बात नहीं। तो DY चंद्रचूड़, V अनंत नागेश्वर, और ये ही मिटा देते हैं, निर्वर्तमान छोड़ दीजिए इसको, प्रमोद कुमार मिश्रा और शशिकांत दास। तो इसे C मानिए और इसे D मानिए, ठीक है। तो प्रमोद कुमार मिश्रा तो पहले से है मुख्य सचिव के रूप में प्रधानमंत्री के। साथ ही साथ दूसरे मुख्य सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो शक्तिकांत दास जी को चुना गया है, जो RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इनके सेवानिवृत्ति के बाद जो है संजय मल्होत्रा नए RBI गवर्नर बने हैं। तो ये रहे प्रमोद कुमार मिश्रा और ये रहे शशिकांत दास। तो प्रमोद कुमार मिश्रा, शशिकांत दास, ये दोनों जो है मुख्य सचिव बन गए हैं किनके? प्रधानमंत्री मोदी जी के। तो देखें, बात करें तो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया। नियुक्ति संबंधी कैबिनेट समिति ने डॉक्टर दास की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक IAS सेवानिवृत्त शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव 2 नियुक्त किया गया है। यह उस पद तक पहले से ही प्रधान सचिव के पद पर नियुक्त है।
यानी अब 2 प्रधान सचिव प्रधानमंत्री को सहायता करेंगे। आरबीआई गवर्नर रहते हुए शक्तिकांत दास ने जिस तरह से कोरोना महामारी के दौरान भारत की मौद्रिक नीति का संचालन किया और भारत को आर्थिक परिदृश्य को मजबूत बनाया, उसे विश्व भर में सराहा गया। आरबीआई गवर्नर ने पहले बतौर वित्त सचिव डॉक्टर दास ने 500 व 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के मोदी सरकार की तरफ से फैसले को लागू करने में भी भूमिका निभाई थी। तो आप लोग को याद होगा कि 2016 का समय, उस समय किस तरीके से नोटबंदी की गई थी, विमुद्रीकरण, 500 और 1000 रुपए की नोट। चलिए आगे देखें तो भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। तो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। कार्यालय धारक के प्रमुख कार्यों में अक्सर निम्नलिखित शामिल होते हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं होते। जैसे घरेलू और विदेश नीति मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना, प्रधानमंत्री द्वारा सौंपे गए मंत्रालयों और विभागों के मामलों की देखरेख करना, प्रधानमंत्री कार्यालय में गतिविधियों का समन्वय करना, प्रधानमंत्री कार्यालय में आधिकारिक सरकारी महत्वपूर्ण कागजी कार्रवाई से निपटना, वरिष्ठ राजनेताओं, नौकरशाहों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ प्रधानमंत्री द्वारा चर्चा किए जाने वाले मुद्दों पर नोट्स तैयार करना, महत्वपूर्ण फाइलों के अनुमोदन एवं निर्देश के लिए प्रधानमंत्री के समक्ष रखना, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को आमतौर पर उनका सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी माना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा करते हैं आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।